आज हम एक ऐसी दिल दहला देने वाली घटना की बात करने वाले हैं जिसने न केवल ऑस्ट्रेलिया को बल्कि पूरी दुनिया को झकझोर कर रख दिया। बॉन्डी बीच, जो अपनी खूबसूरती के लिए मशहूर है, एक ऐसे भयानक हमले का गवाह बना जिसकी आशंका कई लोगों को पहले से ही थी। चलिए समझते हैं कि यह सब कैसे और क्यों हुआ। सेंट्रल सिडनी सिनेगॉग के रब्बी लेवी वुल्फ के शब्द, जिस बात का डर था आखिर वो हो ही गया। ये सिर्फ कुछ शब्द नहीं है, ये उस गहरे डर की आवाज है जो यहूदी समुदाय में काफी लंबे समय से पनप रहा था। मतलब ये हमला अचानक नहीं हुआ, बल्कि एक बढ़ते हुए खतरे का दुखद नतीजा था। तारीख थी 14 दिसंबर 2025, एक रविवार का दिन। बॉन्डी बीच पर रोशनी और खुशियों का त्योहार हनुका मनाया जा रहा था। लेकिन कुछ ही पलों में ये जश्न का माहौल एक भयानक त्रासदी में तब्दील हो गया। तो चलिए देखते हैं कि असल में उस दिन हुआ क्या था। जांच में जो बातें सामने आईं वो सच में दिल दहला देने वाली हैं। और जो बात सामने आई वो और भी चौंकाने वाली थी। इस हमले के पीछे कोई और नहीं बल्कि एक बाप बेटे की जोड़ी थी। पिता, जिसकी उम्र 50 साल थी, वो मौके पर ही मारा गया। और हैरानी की बात यह है कि उसके पास पिछले 10 सालों से कानूनी तौर पर बंदूक का लाइसेंस था। वहीं उसका 24 साल का बेटा गंभीर रूप से घायल हालत में पकड़ा गया। इस बेरहम हमले में 16 जानें चली गईं। और जब हम पीड़ितों की उम्र देखते हैं तो उनमें एक 10 साल का बच्चा भी था और एक 87 साल के बुजुर्ग भी। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है ना? ये वो बिखरे हुए परिवार हैं जिनकी दुनिया हमेशा के लिए बदल गई। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ी, इस हमले की भयावहता और भी साफ होती गई। इसे फौरन एक आतंकवादी घटना करार दिया गया। इससे भी ज्यादा चौंकाने वाली बात यह थी कि हमलावरों में से एक सुरक्षा एजेंसी ASIO की नजर में तो था, लेकिन उसे कोई बड़ा खतरा नहीं माना गया था। हमलावरों की गाड़ी से IED यानी कि देसी बम भी मिले। ये सब मिलाकर एक ऐसी तस्वीर बनाते हैं जो दिखाती है कि यह पिछले लगभग 30 सालों में ऑस्ट्रेलिया की सबसे घातक मास शूटिंग थी। देखिए, ये हमला कोई अकेली घटना नहीं थी। इसे ठीक से समझने के लिए हमें उस नफरत की लहर को देखना होगा जो उस वक्त पूरी दुनिया में बढ़ रही थी। एग्जीक्यूटिव काउंसिल ऑफ ऑस्ट्रेलियन जूरी के एलेक्स रिविंचिन ने इसे बहुत सटीक तरीके से समझाया। उन्होंने कहा, यह लंबे समय से सतह के नीचे उभल रहा था और अब ये वास्तव में हो गया है। उनके ये शब्द बताते हैं कि यहूदी समुदाय को इस बढ़ते खतरे का एहसास बहुत पहले से था। तो सवाल उठता है कि यह नफरत आ कहां से रही थी। रिपोर्ट साफ तौर पर अक्टूबर 2023 में हुए हमास के हमले और उसके बाद के गाजा संघर्ष की तरफ इशारा करती हैं। इसके बाद से ही पूरी दुनिया में यहूदी विरोधी घटनाओं में एक खतरनाक उछाल देखा गया। चलिए आंकड़ों पर एक नजर डालते हैं। ये खुद कहानी बताते हैं। सिर्फ ऑस्ट्रेलिया में 30 सितंबर तक के एक साल में यहूदी विरोधी घटनाओं के 1654 मामले दर्ज हुए हैं। सोचिए, ये संख्या युद्ध से पहले के किसी भी साल के मुकाबले 3 गुना ज्यादा थी। और ये समस्या सिर्फ ऑस्ट्रेलिया तक ही सीमित नहीं थी। अगर हम ब्रिटेन को देखें तो वहां 2023 में 4296 यहूदी विरोधी नफरत की घटनाएं दर्ज की गईं। ये पिछले साल से 2 गुनी थी और अब तक का सबसे ऊंचा रिकॉर्ड था। अब जरा अटलांटिक के पार चलिए, अमेरिका में। वहां 2024 में ये संख्या बढ़कर 9354 हो गई। ये 1979 से जब से रिकॉर्ड रखना शुरू हुआ तब से अब तक का सबसे बड़ा आंकड़ा है। तो ये सिर्फ नंबर नहीं है, ये एक ग्लोबल प्रॉब्लम का सबूत है। लेकिन नफरत की इस लहर के अलावा एक और बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है। एक ऐसा देश जिसके बंदूक कानून दुनिया में सबसे सख्त माने जाते हैं, वहां ऐसा हमला आखिर हो कैसे गया? और ये हमें ऑस्ट्रेलिया के गन पैराडॉक्स यानी बंदूक विरोधाभास की तरफ ले जाता है। बात है 1996 की। पोर्ट आर्थर में एक भयानक नरसंहार हुआ था, जिसके बाद ऑस्ट्रेलिया ने अपने बंदूक कानूनों में बड़े बदलाव किए। इन सुधारों को दुनिया भर में एक गोल्ड स्टैंडर्ड की तरह देखा गया। मतलब एक ऐसा मॉडल जिससे मास शूटिंग को रोका जा सकता है। लेकिन सच्चाई कुछ और ही है, और वो सच में चौंकाने वाली है। उन बड़े सुधारों के बावजूद आज ऑस्ट्रेलिया में 1996 से भी ज्यादा बंदूकें हैं। ये संख्या 4 मिलियन यानी 40 लाख के पार जा चुकी है। सवाल ये है कि ऐसा हुआ कैसे? तो फिर ये गोल्ड स्टैंडर्ड फेल कहां हो रहा है? पहली बात तो ये है कि बॉन्डी का एक हमलावरी कानूनी तौर पर 6 बंदूकों का मालिक था। दूसरी बात, हर हफ्ते 2000 से ज्यादा नई बंदूकें कानूनी तौर पर हमारे बीच आ रही हैं। और तीसरी, एक नेशनल गन रजिस्टर बनाने का जो दशकों पुराना वादा था, वो आज भी पूरा नहीं हुआ है।
तो सवाल उठता है कि ऐसी त्रासदियों को रोकने के लिए आखिर किया क्या जा रहा है, और जो सरकारी नीतियां हैं उनका आम लोगों के डर पर क्या कोई असर होता है। सरकार के पास कागज पर तो एक बहुत मजबूत प्लान है। इसे PPRR कहते हैं, मतलब प्रिवेंशन यानी रोकथाम, प्रिपेयर्डनेस यानी तैयारी, रिस्पॉन्स यानी प्रतिक्रिया, और रिकवरी यानी बहाली। ये एक पूरी स्ट्रैटेजी है जो ऐसी घटनाओं को रोकने और अगर हो जाए तो उससे निपटने के लिए बनाई गई है। इस पूरी स्ट्रैटेजी की कामयाबी इस बात पर बहुत निर्भर करती है कि आम लोग इसमें कितना हिस्सा लेते हैं। सरकार लगातार लोगों को प्रोत्साहित करती है कि अगर कुछ भी संदिग्ध दिखे तो फॉरेन इमरजेंसी सर्विसेज, क्राइम स्टॉपर्स या नेशनल सिक्योरिटी हॉटलाइन को खबर करें। मतलब आइडिया ये है कि समाज की आंखें और कान ही सुरक्षा की पहली दीवार है। लेकिन क्या ये सरकारी रणनीतियां लोगों के मन से डर निकाल पाती हैं? शायद नहीं। एक रेडिट यूजर ने जो लिखा वो इस खाई को साफ दिखाता है। मैं किसी भी खुली जगह या बहुत सारे लोगों वाली जगह पर इसके बारे में सोचे बिना नहीं जा सकता। ये शब्द उस गहरे साइकोलॉजिकल घाव को दिखाते हैं जो इस तरह की हिंसा समाज पर छोड़ जाती है। और आखिर में बात सिर्फ आंकड़ों और रणनीतियों की नहीं रह जाती। बात उन लोगों की है जिनकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल गई है। ये हमला समाज पर डर और सदमे का एक ऐसा गहरा निशान छोड़ गया है जिससे भरने में शायद सालों लग जाएंगे। और ये हमें एक आखिरी और शायद सबसे मुश्किल सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। जब एक समुदाय को पहले से ही अंदेशा हो कि कोई त्रासदी होने वाली है, जैसा कि रब्बी वुल्फ ने कहा था, तो उस भयानक भविष्य को हकीकत बनने से रोकने के लिए आखिर क्या करना होगा?